कक्षा 10 के विद्यार्थी ध्यान देंगे। आज की जो टॉपिक है वह भूगोल में प्राकृतिक आपदाओं में एक टॉपिक है बाढ़। उसके बारे में आज जानेंगे। इससे पहले हम लोग भूकंप के बारे में जाने, वह भी एक प्राकृतिक आपदा थी। और आज हम लोग जानेंगे बाढ़ के बारे में। बाढ़ क्या है, इससे क्या नुकसान है, बाढ़ से कौन कौन सी आपदाएं या फिर बाढ़ आने से कौन कौन से नुकसान होते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है, बाढ़ से बचाव के उपाय और बाढ़ आने से पूर्व, बाढ़ आने के समय और बाढ़ आने के बाद क्या प्रबंध करेंगे, यह जानेंगे। पहले हम समझें कि बाढ़ है क्या, बाढ़ किसे कहते हैं और बाढ़ से क्या हमें नुकसान होता है। तो सर्वप्रथम बाढ़ जो है नदी के जल धारण यानी नदी की जल धारण क्षमता से अधिक जब जल जो है नदी के निकट समतल भूमि को पूरी तरह से ढक लेता है तो उस स्थिति को हम बाढ़ कहते हैं। एक बार फिर से समझे, नदी की जल धारण क्षमता जब अपने आवश्यकता से अधिक जल या फिर नदी के तट की जो समतल भूमि है उसको जल से पूरी तरह डुबो देती है तो उस स्थिति को हम बाढ़ कहते हैं। और फिर या फिर छोटे छोटे झील तालाब वह भर जाते हैं, भरने के कारण आसपास के क्षेत्रों में जब जल जमा हो जाता है तो उस स्थिति को बाढ़ कहते हैं। इसका उदाहरण अगर हम लें तो दामोदर नदी जो है वह बंगाल का शोक नदी, और इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह आसाम की शोक नदी, और इसके साथ साथ जो और एक नदी है कोसी बिहार का शोक। तो ये बिहार में जो कोसी नदी है इससे हमेशा जो है बाढ़ आती रहती है वहाँ, और अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती है। तो ये बाढ़ वाले क्षेत्र हैं, ये तीन जो बाढ़ वाले क्षेत्र हैं। असम ब्रह्मपुत्र के कारण असम में ज़्यादा बाढ़ आती है। इसके बाद बात करें दामोदर नदी जो हुगली की सहायक नदी है, वह बंगाल में शोक, वहाँ पे ज़्यादा बाढ़ आती है इसके कारण। और बात करें कोसी नदी जो बिहार में है, उससे बिहार में अनेक समस्याएं उत्पन्न करती है। तो ये बाढ़ से उत्पन्न होने वाली समस्या एक बार और रिपीट कर दें, बाढ़ किसे कहेंगे। तो नदी की जल धारण क्षमता से अधिक बहाव के कारण जब नदी के तट के निकट समतल भूमि जल में डूब जाती है तो ऐसी स्थिति को बाढ़ कहते हैं। अब हम जानेंगे बाढ़ के कारण। बाढ़ के दो कारण हैं, पहला है प्राकृतिक कारण और दूसरा है मानवीय कारण। दो रीजन है बाढ़ आने के, प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण। पहले यह समझे कि प्राकृतिक कारण में कौन कौन से हैं, मूसलाधार बारिश, भूस्खलन और भूतापन। पहले जानेंगे मूसलाधार बारिश से कैसे बाढ़ आती है, इसके बाद भूस्खलन और भूतापन। मूसलाधार बारिश से अभिप्राय जब अधिक से अधिक बारिश होने के कारण इतना तेज बारिश होगी कि जो वनों का कटान होता है वह उनकी जड़ें कमजोर हो जाने के कारण वह वन अधिक मात्रा में जो है बह जाते हैं। वनों की अनुपस्थिति के कारण जब जल जो है बहुत तेजी से बहने लगता है और इसके कारण भूमि का कटान होता है और भूमि धीरे धीरे वह नदी में जाने के कारण नदी का बहाव दूसरी तरफ हो जाता है, जिसके कारण बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा रहती है और नदियों के आसपास के निकट क्षेत्रों में बाढ़ आती है। भूस्खलन की बात करें, यह भी एक मुख्य कारण है। अगर भूस्खलन ज़्यादा आता है, भूस्खलन के कारण नदियों का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, और जब अवरुद्ध हो जाएगा नदियों का मार्ग, इसके कारण इसके फलस्वरूप जो है नदियां अपने मार्ग को बदल देती हैं और उनका बहाव दूसरी तरफ हो जाता है, जिसके कारण अधिक से अधिक जो है जल आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगता है, जिसके कारण बाढ़ आ जाती है। और इसके बाद भूतापन से अभिप्राय यह है कि जब अधिक गर्मी पड़ेगी तो बर्फ पिघलेगी और बर्फ पिघलने के कारण नदियों में जल स्तर बढ़ेगा और बढ़ने के कारण अधिक से अधिक भूमि जो है अधिक से अधिक बाढ़ आने की संभावना रहती है।
इसके बाद बात करें मानवीय कारण में, तो उसमें है अंधाधुंध वनों की कटाई, कृषि में अजैविक तकनीकी का प्रयोग। मानवीय कारण में अंधाधुंध वनों की कटाई, आज मनुष्य अपने स्वार्थ में अंधाधुंध वनों की कटाई कर रहा है, जिसका परिणाम यह है कि जब वन कट जाएंगे तो अधिक बारिश होने के कारण वह जो है मिट्टी का कटान होगा और जल का बहाव बहुत तेजी से होगा, जिसके कारण पर्यावरण का भी नुकसान होगा। इसके साथ साथ वन उन्मूलन, वन कट जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा बाढ़ आने की संभावना रहती है। इसके साथ साथ कृषि में अवैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग, वैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग न करने के कारण भी बाढ़ आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। इसके साथ साथ असीमित सिंचाई, जितनी सिंचाई हमें करनी चाहिए उससे ज्यादा अगर सिंचाई करेंगे तभी जो है बाढ़ आने की संभावना रहती है। जैसे नदियों के माध्यम से ज्यादा पानी और नहरों के भी माध्यम से बारिश का पानी भर जाए तो भी उससे बाढ़ आने की संभावना रहती है। इसके साथ साथ नदी घाटी एवं नदी पर बढ़ता मानव अतिक्रमण, जहाँ पे नदी घाटी परियोजना है वहाँ पे आसपास क्षेत्रों में लोग ज्यादा निवास करते हैं। कारण है कि वहाँ पे आजीविका के साधन उपलब्ध होते हैं, रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं, जिसके कारण नदी के तटवर्ती वाले क्षेत्रों में, बांध के आसपास के क्षेत्रों में पानी ज्यादा भरने के कारण, बांध टूटने के कारण बाढ़ आने की संभावना ज्यादा रहती है। इसके बाद बात करें आधारभूत एवं अवसंरचना का विनाश। आधारभूत अवसंरचना का विनाश, इसमें जैसे सड़क हो गया, पुल हो गया, सड़कें, पुल, रेल यातायात, जहाँ पे पक्की सड़कें होंगी वहां पे अगर बारिश हो जाए तो पानी जो है वह नीचे नहीं जाएगा, न तो वह जो है पानी जो है भूमि के अंदर जाएगा, ऊपरी तल पर ही रहेगा, जिससे बाढ़ आने की संभावना ज्यादा रहती है। जैसे सड़कें, रेल मार्ग, अस्पताल, विद्यालय आदि, ये सब चीजों अगर बारिश होती है तो यहाँ पे जो है बाढ़ आने की संभावना रहती है, क्योंकि ये पानी को सोखते नहीं है पक्के तल वाले। इसके साथ साथ बाढ़ संभावित जो क्षेत्र है वह 3 क्षेत्र हैं, उनको याद रखें। पहला जो क्षेत्र है वह असम है, इसके बाद दूसरा जो क्षेत्र है वह है पश्चिम बंगाल, इसके बाद तीसरा बारिश वाला जो क्षेत्र है वह है तमिलनाडु। अक्सर जो है ये जो तो बारिश वाले समय में ही जो यहाँ पे ज्यादा बारिश होती है, मई, जून, जुलाई, अगस्त के समय ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे पानी भर जाता है, असम में, पश्चिम बंगाल में। इसके बाद तमिलनाडु में जाड़े के समय में भी यहाँ पे ज्यादा वर्षा होती है, कोरोमंडल तट जिसको बोलते हैं। जैसे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जनवरी के आसपास के क्षेत्रों में तमिलनाडु में बहुत ज्यादा बारिश होती है, यहाँ भी बाढ़ आने की संभावना ज्यादा रहती है। इसके बाद हम जानेंगे बाढ़ के क्या उपाय हैं, बाढ़ से बचाव के क्या उपाय, हमको क्या उपाय करने चाहिए जिससे जो है बाढ़ पर नियंत्रण पाया जा सके। कुछ उपाय करने चाहिए, जैसे बाढ़ संभावित क्षेत्रों में बांध बनाए जाए, इसके साथ साथ अस्थायी रूप से रेत के कट्ठों के द्वारा जो है बांध बनाया जाए। बाढ़ संभावित क्षेत्रों में जल मार्ग को सीधा रखा जाए, जिससे जल का बहाव जो है सीधे हो सके, अवरुद्ध न हो। इसके साथ साथ बाढ़ संभावित क्षेत्रों में कृत्रिम जलाशय, तालाब आदि बनाए जाए, जिससे जो है बाढ़ के पानी को उसमें एकत्रित किया जा सके। इसके साथ साथ सामान्यतः बाढ़ नदी तटबंधों को टूटने के कारण ही आती है, तटबंधों को मजबूत किया जाए, ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक तटबंधों को जो है मजबूत किया जाए, और नदियों के आसपास सघन वृक्षारोपण किया जाए, जिससे मिट्टी का कटान न हो और जल का बहाव कम हो। विभिन्न क्षेत्रों में बहने वाली नदियों को आपस में जोड़कर बाढ़ की तीव्रता को हम कम कर सकते हैं, और इसके साथ साथ बाढ़ पर नियंत्रण पा सकते हैं। अब इसके बाद बाढ़ आपदा का प्रबंधन, यानी बाढ़ आने पर जो है हमें क्या करना चाहिए, बाढ़ से पूर्व, बाढ़ के समय प्रबंध और बाढ़ के बाद। तो बाढ़ से पूर्व हमें क्या प्रबंध करना चाहिए। अब जैसे मान लें
कि बाढ़ आने वाली है। बाढ़ की कोई निश्चित तिथि तथा क्षेत्र जानना थोड़ा कठिन है, फिर भी ऐतिहासिक अनुभव के द्वारा भौगोलिक स्थिति के अनुसार कुछ अनुमान लगाया जा सकता है, जिसके अनुसार बाढ़ का पता लगाया जा सकता है। तो बाढ़ आने की सूचना हमें जो है पूर्व में पहले देनी चाहिए। आसपास के जो लोग हैं उनको सूचना दी जाए कि बाढ़ आने की संभावना है और वो लोग वहां से अपने दूसरी जगह विस्थापित हो जाएं। इसके साथ साथ बाढ़ की आशंका को देखते हुए भोजन सामग्री, दवाइयाँ, ये सब चीजें जो है अपने साथ लेकर जाए। टॉर्च इत्यादि सूचना वाले साधन भी, रेडियो हो गया, लैपटॉप हो गया, इन सब चीजों को अपने साथ लेकर के वो जाए। मानव बस्तियों का निर्माण नदियों के मार्गों के सहित नहीं करना चाहिए। जब जहां भी नदियां हैं उनसे दूरी पर बस्तियों को बसाया जाए ताकि वो जो है बाढ़ के नुकसान से बच सकें। इसके साथ साथ नदी के किनारे मजबूत तटबंधों को और मजबूत किया जाए। निर्माण इतना मजबूत कर दिया जाए कि कितना भी जो है जल भर जाए फिर भी वो जो है टूटे नहीं। तो ये तो बाढ़ से पूर्व प्रबंध हो गया। अब बाढ़ के समय हमें क्या प्रबंध करना चाहिए, बाढ़ आ जाए उस स्थिति में हमको क्या करना चाहिए। तो बाढ़ के समय प्रभाव को सीमित करने का प्रबंध किया जाना चाहिए। बाढ़ग्रस्त लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। अगर बाढ़ आ जाए, लोग त्रस्त हैं बाढ़ से, तो उनको हमको फर्स्ट सबसे पहले सुरक्षित क्षेत्रों में पहुंचाया जाना चाहिए। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के आसपास विशेष चिकित्सा शिविर लगाए जाने चाहिए। भोजन का प्रबंध करना चाहिए, दवाइयाँ भी उपलब्ध करानी चाहिए। इसके साथ साथ नाव, स्टीमर और इसके पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में। ये तो बाढ़ के समय की बात हो गई। अब बात करेंगे बाढ़ के बाद हमें क्या प्रबंध करना चाहिए। सबसे ज्यादा बाढ़ के समय ही जो है समस्याएं आती हैं। इसके बाद बाढ़ के तत्काल बाद जो भी लोग पीड़ित हैं उनको हमें दवाइयाँ उपलब्ध कराया जाए। सबसे पहले उनकी आवश्यकता भोजन, दवा, पीने के लिए पानी, ये सब चीजें पहले उपलब्ध कराई जाए। और बाढ़ के पश्चात जो है गंदगियां फैल जाती हैं जिससे महामारी आने की संभावना रहती है, उनको जो है दूर किया जाए, सफाई पे ध्यान दिया जाए, बीमारियों की समस्या को रोका जाए। बाढ़ से क्षतिग्रस्त भवनों के लिए पुनर्निवास की व्यवस्था की जाए। कार्य को किया जाना चाहिए। जैसे बहुत से मकान ध्वस्त हो जाते हैं, गिर जाते हैं बाढ़ आने के कारण, तो उनकी जो है पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। और भविष्य में भूमि के कटाव को रोकने के लिए नदी के जल स्रोत के किनारों पर जो है पेड़ लगाए जाने चाहिए। जहाँ से नदी का वेग तेज होता है उसके आसपास के किनारों पर अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाएं, जिससे जो है भूमि के कटान को रोका जा सके, जिससे बाढ़ पर नियंत्रण किया जा सके। तो ये टॉपिक यहीं पे समाप्त, और फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे।